सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 में अपने इस चैनल पर 5 विषयों के अध्ययन के क्रम में आज हम अंग्रेजी विषय की कक्षा का आयोजन कर रहे हैं और अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें ताकि हम 5,000 विद्यार्थियों पर एक लाइव कक्षा का आयोजन अर्थात साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी करें और साप्ताहिक लाइव कक्षा जिसमें आपके लाइव कक्षाएं कौन कौन से विषयों की होगी उसके संबंध में थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें आपके हिंदी साहित्य 11th-12th, इंग्लिश 10वीं से 12वीं और हिंदी अनिवार्य 11th-12th, राजनीति विज्ञान 12th कक्षा और हिंदी व्याकरण, इनसे संबंधित साप्ताहिक कक्षाएं भी होगी जो लाइव होगी। और जब 5,000 विद्यार्थी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 5,000 विद्यार्थियों पर एक लाइव कक्षा का यानी सप्ताह में एक दिन लाइव कक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कक्षा 9th से लेकर के अर्थात 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके इस कक्षा का आयोजन किया गया है। और ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यानी हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है और वहीं से हमने शुरू किया है। तो ग्रामर का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। ग्रामर यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी विषय में ग्रामर जो है एक जड़ है और उसे पनपाना आवश्यक है। जब आप ग्रामर के बारे में सीख जाएंगे, ग्रामर जब आप सीख जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आपके कक्षा 10 से देखते हैं सबसे पहले कि 10वीं कक्षा में आपके सिलेबस में अंग्रेजी का जो आपका सिलेबस है 2018-19, 19-20 उसमें आपके किस प्रकार का आपका सिलेबस है। 20-21 के विद्यार्थियों के लिए ये एक मार्गदर्शन है। सबसे पहले आपके कोर्स का विभाजन किस प्रकार किया गया है। रीडिंग जो 14 अंकों का होता है, राइटिंग 14 अंकों का होता है, ग्रामर 15 अंकों का होता है। आपकी टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज 23 अंकों की होती है। आपकी एक और बुक है सप्लीमेंट्री बुक रिजोल्यूशन जो कि 10 अंकों की होती है, उसमें 10 अंकों के प्रश्न आते हैं और एक क्वेश्चन आता है आपके रोड एंड सेफ्टी का। और कुल मिलाकर इसमें 80 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपकी जो ये ग्रामर है ये 15 अंकों की होती है। ये 15 अंकों की होती है लेकिन ये सारे जो चैप्टर हैं वो ग्रामर पर आधारित हैं। जब आप ग्रामर नहीं सीखेंगे तो इनसे संबंधित ना तो आप कंप्रीहेंशन यानी आपके जो पैसेज आएंगे वो सॉल्व कर पाएंगे और न ही आप कंपोजिशन कर पाएंगे। यानी आप किसी भी प्रकार में लिखने में ग्रामर का ज्ञान आवश्यक है। तो हम सबसे पहले ग्रामर से शुरू करते हैं। इनके जो पार्ट हैं जैसे गोल्डन रेज के जो पार्ट हैं, रिजोल्यूशन के जो पार्ट हैं वो हम आगे शुरू करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम 12th कक्षा की जो अंग्रेजी है वो भी हम शुरू कर रहे हैं, उसमें सीधे पाठों से शुरू करेंगे। तो आप 12th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। 12th कक्षा, 11th कक्षा, 10th कक्षा और 9th कक्षा इन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर। और ग्रामर का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं, आज शुरुआत करते हैं कि ग्रामर में आपके क्या क्या है। देखिए, ग्रामर में आपके 15 अंकों की ग्रामर है जिसमें आपके टेंस हैं, क्लॉज हैं जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। आपके वॉइस हैं, नरेशन हैं, मॉडल्स हैं, गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रिवर्डिंग और डायलॉग कंप्लीशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर, ये इकाइयाँ आपके पाठ्यक्रम में है। इन इकाइयों को मेरी इच्छा है कि हम एक साधारण भाषा में यानी साधारण भाषा में इन इकाइयों को सीखें और बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का एक प्रबंध करें, उत्तीर्ण होने का एक लेसन चलाएं जिसमें हम बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो आपको सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वो टेंस है। टेंस में से आज शुरुआत है इसलिए हम टेंस से शुरू करते हैं कि टेंस क्या है। देखिए, टेंस को लिखा जाता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस लिखा जाता है। टाइम क्या है? टाइम और टेंस इन दोनों में अंतर है। टाइम और टेंस, इनमें टाइम और टेंस में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, टाइम क्या है? एक संपूर्ण विश्व में सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, पूरे विश्व में समान है, क्रिया के अर्थ में है, भाषा और व्याकरण से स्वतंत्र है।
टाइम और टेंस जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वास्तव में टेंस अलग है और टाइम अलग है। टेंस क्या है? एक वर्ब का रूप है, भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग क्रिया द्वारा व्यक्त कार्य के समय का बोध कराता है और ये पूरी तरह से ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी है। तो देखिए, हम दो सेंटेंस लेते हैं, उन सेंटेंसेस में कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये वास्तव में अलग अलग हैं या एक ही है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस है कि शी इज बाइंग कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। यहां पर यदि हम देखते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन बात फ्यूचर टाइम की कह रहा है। टाइम फ्यूचर है इसमें, लेकिन टेंस है वो प्रेजेंट है। तो टाइम इसमें फ्यूचर हो गया और टेंस है वो प्रेजेंट हो गया। इसी प्रकार देखिए, ही विजिटेड जयपुर लास्ट वीक, जिसमें पास्ट ही टाइम है, पास्ट ही टेंस है। इन दोनों में टेंस और टाइम दोनों एक है, लेकिन इसमें टेंस अलग है, टाइम अलग है। जैसे देखिए, एक और सेंटेंस है, ही विजिट जयपुर टुमारो। ही विजिट्स जयपुर टुमारो, टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है, यानी वह कल जयपुर का भ्रमण करेगा। रेखा विल कम हियर, फ्यूचर ही टेंस और फ्यूचर ही टाइम है। तो इसमें टाइम और टेंस में थोड़ा फर्क होता है। टाइम जो होता है वो सार्वकालिक होता है, यानी टाइम में, और टेंस में यानी टेंस जो होता है वो क्रिया के रूप के आधार पर बदलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि टेंस क्या है। टेंस आपके हैं कोर्स में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये आप नॉर्मली सभी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी प्रत्येक टेंस के आपके 4 भाग होंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे, पास्ट टेंस के 4 भाग होंगे, फ्यूचर के 4 भाग होंगे, और यानी इनके अलग अलग 4 भाग होंगे। तो इस प्रकार यदि हम कहें तो कुल मिलाकर के हमें 12 भागों का अध्ययन करना होगा। प्रेजेंट टेंस में के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 भाग हैं। इन चारों भागों का अध्ययन हमें करना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। हम हिंदी भाषी हैं, राजस्थान के हैं, तो हमें इनका हिंदी में नॉलेज भी आवश्यक है। इंग्लिश टू इंग्लिश यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी जो ग्रामीण भाषा है उसमें हमारे समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमें इसे ग्रामीण भाषा में पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। हिंदी में यदि हम देखें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, यानी यदि वह ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मोहन पढ़ता है, पढ़ता है, इसका अर्थ है कि ता है आया हुआ है, इसका अर्थ है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ता है, ती है, ते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, वह खेलता है, रमेश बाजार जाता है, तो इन सभी में ये वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी प्रत्येक टेंस में सहायक क्रिया होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या सहायक क्रियाएं हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज, 2 सहायक क्रियाएं होती है। डज का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचनकर्ता के साथ। और एक वचनकर्ता कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम, ये एक वचनकर्ता है। यदि मान लो कहीं पर वह लिखा हुआ है कि वह पढ़ता है, इसका अर्थ है कि ये एक वचनकर्ता है। ही, शी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग होता है। बहुवचनकर्ता जैसे दे, वी, यू और आई के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है। जैसे ये 2 बहुवचनकर्ता है, दे और वी, और यू और आई के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है। तो डू और डज का प्रयोग, यानी डज का प्रयोग एक वचन के साथ और डू का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। आइए हम इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं कि वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा। अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक टेंस के लिए हम 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। 4 वाक्यों का हम अध्ययन करेंगे प्रत्येक टेंस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम साधारण वाक्य कहेंगे। साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ता है।
अब एस जुड़ता है ईएस, जैसे मान लो मोस्टली क्या होता है कि जैसे किसी भी वर्ब के साथ कोई वर्ब है और उसमें अंत में यदि एस आया हुआ है, एसएच आया हुआ है, डबल एस आए हुए हैं, सीएच है, अक्ष है, ओ है, जेड है, इनमें से कोई भी वर्ण है, कोई भी अक्षर है, तो उसके लिए ई एस लगता है। क्या लगता है? ई एस लगता है। अब हम इसको एक सूत्र में भी रख सकते हैं, इसका एक सूत्र भी बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। वैसे सिंपल सेंटेंस के जो है सभी वाक्यों में लगभग सूत्र है वो समान ही होंगे, उसमें सारी क्रियाएं चेंज होती रहेगी। जैसे सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लेते हैं। कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। वर्ब यानी जैसे मान लो सब्जेक्ट एक वचन होता है तो S1 यानी सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब, और वर्ब के साथ में एस या ईएस जुड़ेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, रेखा अपना पाठ याद करती है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? रेखा, अब आप इसे देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और अदर्स में क्या आएगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट का अर्थ होता है जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें पाठ याद करने वाली कौन है? रेखा है। तो इसमें रेखा के नीचे हम एस लगा देते हैं, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी यदि हम इसमें देखें कि वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब होती है जैसे कोई काम का करना या होना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। याद करना, इसमें याद करना वर्ब है, इसका अर्थ ये याद करती है, वर्ब हो गया। और इसमें क्या याद करती है? पाठ। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है यानी कर्ता के द्वारा काम करने का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रेखा याद करती है, क्या याद करती है? पाठ। इसका अर्थ है कि ये ऑब्जेक्ट है, अपना पाठ। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि रेखा अपना पाठ याद करती है, तो रेखा याद करना, याद करती है अपना पाठ। रेखा याद करती है अपना पाठ, ऐसे बनाना है। रेखा लर्न्स हर लेसन, रेखा लर्न्स हर लेसन, इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। रेखा इसमें सब्जेक्ट है, लर्न्स यानी लर्न के एस लगेगा, ऐसे एस लगता है क्योंकि यदि कर्ता एक वचन हो तो, कर्ता एक वचन है, एक वचन है तो इसका अर्थ है कि इसमें एस या एस लगेगा, और लर्न के एस लगते ही लर्न्स हो गया। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो एस या एस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आती। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ। इसमें आप देखिए मैं, इसमें यानी विद्यालय जाने वाला कौन है? मैं है। इसका अर्थ है कि ये सब्जेक्ट है। जाता हूँ, जाना इसमें क्रिया है, ये क्रिया है। मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, इसमें वो जो ये नियत स्थान है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये आदर्श ही हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आदर्श है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए आगे हो जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। अब इसमें गोज नहीं हुआ क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग होता है, एस या एस का प्रयोग भी नहीं होता है। यदि कर्ता एक वचन होता है यानी आई को एक वचन में लिया नहीं गया है, इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगता है। इसमें आई गोज टू स्कूल नहीं होगा, आई गो टू स्कूल होगा। राम और श्याम बाजार से सब्जियां लाते हैं। राम एंड श्याम बहुवचन है क्योंकि एक से अधिक, इसका अर्थ है कि ये बहुवचन है। राम एंड श्याम सब्जेक्ट है इसमें। लाते हैं ब्रिंग, ये वर्ब है। क्या? वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, फ्रॉम मार्केट, और ये अदर्स हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसे कैसे बनाएंगे? राम और श्याम लाते हैं सब्जियां बाजार से, ऐसे बनाएंगे। राम और श्याम यानी राम और श्याम सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में वर्ब लेंगे। राम और श्याम लाते हैं, क्या लाते हैं? सब्जियां। कहाँ से? बाजार से। इस प्रकार बनाएंगे, राम और श्याम लाते हैं सब्जियां बाजार से। इसके बाद सिंपल सेंटेंस के बाद पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी सभी टेंसेज में पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की अलग अलग होती है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की अलग हो जाएगी, परफेक्ट की अलग हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूस की अलग हो जाएगी। तो ये सहायक क्रिया के बाद नोट लग जाता है, उसके बाद वर्ब आती है। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होता है। नेगेटिव का अर्थ होता है इसमें
मना किया गया है नहीं। अर्थात यदि हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में नॉर्मली नहीं का प्रयोग होता है तो वे वाक्य नेगेटिव होते हैं। जैसे वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे सब्जेक्ट वे हो गया, वे नहीं खेलते हैं खेलना क्रिया हो गया, और इसमें हॉकी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे के साथ में डू का प्रयोग होता है। वह अपनी सहेली को पत्र नहीं लिखती है, वह इसमें सब्जेक्ट है और ये एक वचन है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज हो गई, डज के बाद में नोट हो गया। शी डज नॉट राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड, शी डज नॉट राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली को पत्र नहीं लिखती है। इसके बाद देखिए नेगेटिव में ही है, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, आई डू नॉट स्मोक, क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग होता है, आई डू नॉट स्मोक। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अंतर है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसमें कभी नहीं का अर्थ अपने नेवर में लिया जाता है। ही नेवर स्पीक्स ए लाई, यहां पर वही काम आएगा, क्योंकि इसमें जब तक नोट नहीं लगता है तब तक आपको सिंपल सेंटेंस का नियम काम में लेना है। सिंपल सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ता है। ही नेवर स्पीक्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं, यह होता आई नेवर स्पीक ए लाई, क्योंकि स्पीक होता है, स्पीक से नहीं होता। आगे देखिए इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही जबरदस्त बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक बनता है डब्ल्यूएच शब्दों से। डब्ल्यूएच शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, विच, इन विच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये बहुत सारे जो डब्ल्यूएच वर्ड्स है इनसे बनता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड से बनता है और एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब से कब बनेगा और डब्ल्यूएच वर्ड से कब बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सबसे पहले आप देखिए, जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या रमेश गाना गाता है, इसका अर्थ है कि ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या तुम हमेशा स्कूल जाते हो, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। मोहन क्या पढ़ता है, क्या बीच में आ गया, ये डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। मोहन क्या पढ़ता है, यानी पहले सब्जेक्ट हो गया और बाद में यदि कोई डब्ल्यूएच वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसका अर्थ है कि वह वाक्य डब्ल्यूएच शब्दों से बनेगा। और क्या से शुरू होता है तो वह वाक्य किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। देखिए अपन इसका उदाहरण देखते हैं। इसके लिए देखिए सूत्र भी बनाए हुए हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। अब इसमें जो अपना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होता है। डब्ल्यूएच में सबसे पहले डब्ल्यूएच आता है, जैसे क्या है तो वोट आ जाएगा, और जैसे क्यों है तो वाई आ जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है तो वेयर आ जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले वो हो जाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, ये होता है। जैसे देखिए, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, डज मोहन रीड अ बुक। लेकिन यहाँ पर डज ही क्यों आया? अपन ने नियम में पढ़ा था कि यदि कर्ता एक वचन है यानी एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। मोहन एक वचन है तो इससे पहले डज का प्रयोग हो गया। अपन ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि भाई यहाँ पर डू क्यों नहीं आया। डू इसलिए नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट है वो डज है, सब्जेक्ट है वो मोहन है, सब्जेक्ट मोहन है, एक वचन है, एक वचन है, इसका अर्थ है कि यहां पर डज का प्रयोग होगा। यदि यहां पर बहुवचन होता, जैसे क्या तुम हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हो, या ये हो सकता है क्या आप हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हैं। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब यहां पर यू है सब्जेक्ट, यू है तो यू के साथ में डू का प्रयोग होता है, इसलिए जब बहुवचन होता है सब्जेक्ट तो वहां पर डू का प्रयोग होता है, और एक वचन होता है तो डज होता है, ये ध्यान रखेंगे।
जैसे देखिए, अब ये सेंटेंस देखिए आप कि वह स्कूल कब जाता है, सेंटेंस है वह स्कूल कब जाता है। अब कब जाता है ये बीच में आ गया। अगर ये होता है क्या वह स्कूल जाता है, तब तो ये सहायक क्रिया से बनता, लेकिन वह स्कूल कब जाता है, कब यानी प्रश्नवाचक शब्द है, और कब को अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, यानी ये सबसे पहले डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ये अदर्स ये आ जाता है। देखिए इसमें अपन ने जो सूत्र पढ़ा था, सूत्र में थोड़ा अपने यानी जैसे मान लो अपने जो सूत्र था, इसमें देखिए डब्ल्यू एच और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक सब्जेक्ट और लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट करते समय थोड़ा चूक गए थे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट भी आता है। आगे देखिए अगला सेंटेंस देखिए, रमेश यहाँ क्यों आता है। रमेश एक वचन है, यहाँ पर क्यों शब्द है, ये डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच में क्यों का अर्थ होता है वाई, और रमेश एक वचन है तो यहाँ पर डज हो गया। वाई डज रमेश कम हियर, वाई डज रमेश कम हियर, अर्थात रमेश यहाँ क्यों आता है। क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि नोट का प्रयोग और हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी उसके बाद में नोट का प्रयोग और हो जाता है। जैसे देखिए, डू यू नॉट ईट, डू यू नॉट रीड इंग्लिश, डू यू नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ पर ईट गलत छप गया था, डू यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये जो सेंटेंस है, आप का अर्थ है यू और यू के साथ में डू का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, मीना दूध पसंद क्यों नहीं करती है। मीना एक वचन है, तो व्हाई डज मीना नोट लाइक मिल्क, व्हाई डज मीना नोट लाइक मिल्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। मीना डज नोट, व्हाई डज मीना नोट लाइक मिल्क, मीना दूध पसंद क्यों नहीं करती है। अब एक बहुत ही अच्छी बात है इसमें कि ये जो प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो होते हैं, सार्वभौम सत्य जो होते हैं, जिनको कहा जाता है, सार्वभौम सत्य में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, यानी ये इसमें फिक्स है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो इसमें भी ये भी किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रस्ट जो होते हैं उनमें सभी में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस और कोटेशंस होते हैं उनमें भी इसी का प्रयोग होता है। जैसे हेडलाइंस में आ गया, द प्राइम मिनिस्टर टेक्स ऑथ, इसका अर्थ है कि प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो है, ये प्रधानमंत्री जो है, वो शपथ लेंगे, शपथ लेंगे, यानी ये फ्यूचर में इसमें पढ़ा जाता है। द चीफ मिनिस्टर रिजाइन्स, मुख्यमंत्री रिजाइन देंगे, इस्तीफा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी फ्यूचर में पढ़ा जाता है, अर्थात न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है उनमें भी इनका प्रयोग होता है। आगे जैसे मान लो हमारा जो प्लान किया हुआ है, यानी योजना के अनुरूप कोई काम किया है और उस योजना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी योजना है कि शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, इसका अर्थ है कि वह अगले साल शादी करेगी। यहाँ पर गेट्स है, यानी योजना के अनुसार यदि कई सेंटेंस होते हैं जिनमें इसी का प्रयोग होता है। ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार पूछा जाता है। आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, अर्थात मैं कल दिल्ली के जाऊंगा या दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा या दिल्ली जाऊंगा। आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। शी लीव्स
फॉर जयपुर एट 8 AM, अर्थात वह जयपुर के लिए 8 बजे, प्रातः 8 बजे रवाना होगी। तो वेल प्लान जो यात्रा से संबंधित, विशेषकर यात्रा से संबंधित जो बात होती है उसमें इनका प्रयोग होता है। एक होता है इसमें कंडीशनल सेंटेंस, और ये ध्यान में रखना है, अगर कोई वाक्य इफ से, टिल से, व्हेन से, इनसे शुरू होता है तो ये ध्यान रखेंगे कि इफ से अगर वाक्य शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो दूसरा वाक्य हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होता है, ये ध्यान रखें। जैसे इफ यू सिंग ए सॉन्ग आई शैल डांस, यानी इसको फुलफिलमेंट कंडीशन कहा जाता है। जैसे अगर आप गाना गाएंगे तो मैं डांस करूंगा, अर्थात मैं नृत्य करूंगा। तो यहाँ पर इफ यू सिंग ए सॉन्ग, तो इधर का वाक्य कई बार क्या होता है कि जैसे गैप फिलिंग में या सेंटेंस कंप्लीशन में ये हो जाता है कि इफ दे दिया, उसके बाद में यहाँ पर ये वर्ब दे दी और इधर आई शैल डांस दे दिया। तो यहाँ पर आप यदि मान लो कोई दूसरी वर्ब लगा करके और यदि आप उसे यूज कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उत्तर देना है। जैसे इफ मोहन सीज यू ही विल टेल यू, यदि मोहन आपसे मिलेगा तो वह आपको बता देगा। तो देखिए यहाँ पर सीज यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है। इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। इफ यू रीच, व्हेन यू रीच दैट, सेंड मी ए लेटर, देखिए इसमें दोनों ही प्रेजेंट ही है, व्हेन से शुरू है। हैबिचुअल एक्शंस जो होती है, आदतन जो क्रियाएं होती है, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। जैसे अगर कहीं वाक्य में ऑलवेज दिया हुआ है, ऑफन दिया हुआ है, समटाइम्स दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है, सेल्डम दिया हुआ है, जनरली दिया हुआ है, रेगुलरली दिया हुआ है, यूजुअली दिया हुआ है, रेयरली दिया हुआ है, नॉर्मली दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी शब्द आया हुआ है, यानी ये एडवर्ब्स आया हुआ है, ये क्रिया विशेषण यदि आया हुआ है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ही होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया ही भरी जाती है। जैसे देखिए शी ऑलवेज कम लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, दे रेयरली टेल ए लाई, इसमें रेयरली आ गया। मोहन सेल्डम इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स, तो इनमें यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी जहाँ पर हैबिचुअल एक्शंस होते हैं और हैबिचुअल एक्शंस के अंदर ये जो एडवर्ब्स होते हैं, तो एडवर्ब्स के साथ में यहाँ पर जैसे ऑलवेज का प्रयोग है, तो इसका अर्थ है कि हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसमें रेयरली दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसमें सेल्डम दिया हुआ है तो इसका अर्थ है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये ध्यान में रखने की बात है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये अपने इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत है। आगे से हम कोशिश तो ये रहेगी कि टेंस का जो चैप्टर है वो 1 या 2 वीडियोज़ में ही बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दिया जाए, और फिर हम अगले जो चैप्टर हैं जिसमें वॉइस होगी, इसके साथ साथ नरेशन होंगे, क्लॉज होंगे, और भी जैसे डिग्री होगी, और भी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, सभी जो ग्रामर है वो सारी की सारी ग्रामर अपलोड की जाएगी। आज ये शुरुआत है, आपको कैसा लगा इसके लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में मेरे जो ये नंबर हैं, इन नंबरों से भी आप जुड़ करके और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम 5 विषयों का सुचारू अध्ययन कर सकें। अगले वीडियोज़ के लिए जय हिंद, जय भारत।